हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कल क्लास में आप लोगों को बताया था कि सहायक संधि प्रणाली के बारे में मैंने पढ़ा रहा था। आज हम लोग देखेंगे सहायक संधि प्रणाली के मूल्यांकन के बारे में कि सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्यों को क्या क्या नुकसान हुआ और ब्रिटिश अधिकारियों को क्या क्या लाभ हुआ। सहायक संधि प्रणाली देखिए, ये हो गया सहायक संधि प्रणाली जो वेलेजली की सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि। अब आज हम लोग को देखना है, इसका मूल्यांकन देखना है। मूल्यांकन ब्रिटिश कंपनी राजा, देसी राज्य देखिए, मैंने आप लोगों को कल समझाया कि सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू की गई, इसकी विशेषताएं, कौन कौन सी बिंदु थी जो सहायक संधि प्रणाली में लाई गई थी। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ हुआ और देसी राज्यों को क्या हानि हुई। देखिए, पहला पॉइंट, फ्रांसीसियों के भय फ्रांसीसियों का भय नहीं रहा। इस संधि के तहत अब फ्रांसीसियों का भय नहीं रहा, क्योंकि जितने राज्य थे उन्होंने यह स्वीकार किया था, यह माना था कि नहीं, अब हम लोग विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि नहीं करेंगे। तो अब फ्रांसीसियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहा, फ्रांसीसियों से भय से मुक्ति हो गई। पहला बिंदु, जिन्हें ब्रिटिश कंपनी को फायदा हुआ भारत में, क्योंकि वहाँ नेपोलियन का प्रभाव बढ़ रहा था। इसके कारण फ्रांसीसियों का भय से मुक्ति, फ्रांसीसियों का भय नहीं रहा कि अब फ्रांसीसी भारत में प्रभाव जमा पाएंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु देखते हैं। जन विद्रोह से मुक्ति। अब ये भी डर समाप्त हो गया है कि जनता विद्रोह करेंगे, जनता के विद्रोह की वजह से हम लोगों को परेशानी होगी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सहायक संधि के तहत, जन विद्रोह भी समाप्त हो, जन विद्रोह का कोई भय नहीं रह गया। ठीक है, अब जनता विद्रोह क्यों करेगी, शासक उनका ही है, बस मेरे कंट्रोल में चल रहा है। राजा तो शासन कर ही रहा है, लेकिन कंट्रोल किसका है, ब्रिटिश अधिकारियों का है। ठीक है, अब तीसरा बिंदु, एक व्यापक बाजार का मिलना। एक व्यापक बाजार का मिलना, देखिए, एक ऐसा बाजार मिला, भारत में व्यापार करने का एक ऐसा बाजार मिला, जहां इन्होंने क्या की कि अपने नीति के तहत, सहायक संधि में कहा गया था कि बाहरी नीति निर्माण का अधिकार तो अंग्रेजों के पास रहेगा, लेकिन इसमें भी कहा गया था कि नहीं, आप लोग आंतरिक नीति का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसा कुछ नहीं था। राज्य के अंदर नीति निर्माण का अधिकार तो था राजाओं को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं था। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या की, इनकी विदेश नीति की वजह से भारत में जो राज्य के अंदर जो कुटीर उद्योग काफ़ी अच्छे से अपने काम कर रहे थे, उनका व्यापार काफ़ी बढ़ रहा था, उस व्यापार को इन्होंने ध्वस्त कर दी। क्योंकि इन्होंने जो इन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में
जो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो वस्तुएं बन रही थी उन वस्तुओं को लाकर यहाँ पे बेचना आरंभ कर दी इन्होंने। इन वस्तुओं को बेचने के कारण ही जो भारत में वस्तुएं बनती थी, हस्तशिल्प, हाथों से, कारीगर हाथों से जो वस्तुओं को बनाते थे वस्तु महंगा पड़ती थी और इनकी बनाई, मशीन की बनाई हुई वस्तु काफ़ी सस्ता पड़ती थी, जिसके कारण भारत में जो अनौद्योगिकरण होता है, भारत में अन्य औद्योगिकरण तो ब्रिटेन में होता है, लेकिन भारत में क्या होता है, अन्य औद्योगिकरण, मतलब भारतीय वस्तुओं का, भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश। और इनको क्या मिला, एक व्यापक बाजार मिला, ठीक है ना, इनको एक व्यापक बाजार मिला। चौथा पॉइंट, एक सैन्य गुट का निर्माण। देखिए, एक ऐसा सेना तैयार हो गई जो भारतीय राज्यों के पैसे से बन रही थी, एक ऐसा सेना जो भारतीय राज्यों के धन संपदा से, इस सेना पर धन संपदा खर्च किया जा रहा था, भारतीय राज्य खर्च कर रहे थे, लेकिन सेना तैयार किसकी हो रही थी, ब्रिटिश कंपनी की सेना तैयार हो रही थी। अगर ब्रिटिश कंपनी जैसे ही बोलते हैं कि इस सेना को, कि राजाओं को मार दो, मार देती है। इस सेना भारतीय राज्यों के पैसे से तैयार हो रही थी, भारतीय राज्य पैसे से पैसा खर्चा करते थे इस सेना पे, लेकिन ये सेना किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी। तो इनको इन सारी बिंदुओं से इनको फायदा हुआ, सहायक संधि लाने से इनको फायदा हुआ। अब हम लोग को देखना है कि राजाओं को क्या हानि हुई, राजा जो थे इनको क्या हानि हुई। पहला बिंदु राजाओं की हानि में देखते हैं, तो पहला बिंदु ये आता है, इनकी संप्रभुता छीन गई, संप्रभुता का छीन जाना। इनके पास जो अधिकार था, विदेश नीति का अधिकार था, वो विदेश नीति का अधिकार छीन गई। जो पहला बिंदु, इनको हानि हुई, विदेश नीति का अधिकार छीन गई। दूसरा, संरक्षित हस्तशिल्प उद्योग, संरक्षित हस्तशिल्प उद्योग, संरक्षित हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो गया। दूसरा बिंदु कहता है कि जो इनके संरक्षण में जो हस्तशिल्प उद्योग विकसित हुए थे, जो काफ़ी विकास के पथ पे काफ़ी अग्रसर थे, उन उद्योगों का विनाश हो गया। तीसरा बिंदु, जन विद्रोह के भय से मुक्ति या उत्तरदायित्व का समाप्त होना। देखिए, इनको क्या, भारतीय राज्यों को हानि हुई। अगर जैसे ही अंग्रेजों ने इनका सहायक संधि प्रणाली लागू की और सहायक संधि प्रणाली लागू की और इनको आश्वासन दिया कि अगर जन विद्रोह या कोई बाहरी आक्रांता अगर आपके राज्य पे आक्रमण करता है तो हम लोग आपको सुरक्षा देंगे, ठीक है। तो इनको जो जनता के प्रति, जो जनता के विद्रोह के डर से इन्होंने, जो कोई भी राजा होता है वह जनता की बात मानता है, क्योंकि अगर जनता विद्रोह कर देगी तो राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई राजा को यह समर्थन देखिए कि मेरे पास इतना सैन्य शक्ति है, अगर कोई आप पे आक्रमण करता है और जनता ही क्यों ना हो, मैं आपको रक्षा करूँगा, तो राजा क्या करेगा, राजा उत्तरदायित्व विहीन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, जनता खा रही है, जी रही, मर रही है, वो टेंशन से मुक्ति हो जाएगा। राजा को मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि राजा के ऊपर तो सुरक्षा देने वाला कोई और व्यक्ति है। यही बात होती है। जैसे ही इन्होंने ये संधि की, यहाँ के जो राजा थे वो जनता के विद्रोह के भय से मुक्त हो गए। अब जनता विद्रोह करे या ना करे, विद्रोह भी करेगी तो हमको कोई परवाह नहीं है। और इन्होंने क्या कि जो उत्तरदायित्व था, उत्तरदायित्व से मुक्ति ले ली, अब मुझे कोई मदद नहीं करनी है।
और चौथा बिंदु, सैन्य दल की समाप्ति। आप लोग पूछेंगे सैन्य दल की समाप्ति मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे इस संधि में कहा गया था, इस संधि में कहा गया था कि जैसे ही अंग्रेजों ने जैसे ही संधि को लागू किया और संधि ने सबने संधि स्वीकार की, वैसे ही इस संधि में कहा गया था कि आप लोग अपने सेना को समाप्त कर देंगे। आप लोग के पास जो सेना है, जो सेना टुकड़ी आप लोग का पर्सनल है, उस सेना टुकड़ी को आप लोग समाप्त कर देंगे और सेना किसकी रहेगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वहाँ पे शासन करेगी और उनका ही सेना रहेगा। आप लोगों को सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको क्या हानि हुई, इन्होंने अपनी जो सैन्य ताकत थी, सैन्य शक्ति थी, वो सैन्य शक्ति इनको छीन गई। ये क्या हो गए, अब ये ब्रिटिश सत्ता पे, ब्रिटिश अधिकारी पे निर्भर हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे निर्भर हो गए। जितने भी कंपनियाँ थी, जितने भी राज्य थे, वो क्या हो गए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गए। क्यों निर्भर हो गए, क्योंकि उनके सेना नहीं थी। अब सेना किसके पास थी, तो इनके पास थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, सब सेना कंट्रोल उनका था। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने जो अपनी नीति लागू की भारत में नीति लागू की और सहायक संधि लाई। इस सहायक संधि ने भारतीय को तो बर्बाद कर ही दिया। भारत में जितने भी राज्य थे, उन राज्यों को तो बर्बाद कर दिया, कंफर्म था। लेकिन भारतीय राज्यों को बर्बाद कर दिया और भारत में उन्होंने विलय और विस्तार की नीति भी ला दी। देखिए, बात होती है कि 1800 इस सहायक संधि के बाद, जैसे सहायक संधि 1798 ईस्वी से स्टार्ट होता है, देखने को मिलता है, जैसे वेलेजली का आगमन होता है। और 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में एक ब्रिटिश संसद से बिल पास होता है। बिल पारित होता है। इस बिल को हम लोग कहते हैं 1913 में ब्रिटिश संसद से एक बिल पारित होता है। इस बिल को हम लोग कहते हैं कि विलय और विस्तार की नीति। विलय और विस्तार की नीति। विलय और विस्तार की नीति। सहायक संधि लागू हुई, लेकिन सहायक संधि से ये डर था कि राजा कभी न कभी तो आक्रमण करेंगे, कभी न कभी अपने राज्य को बचाने का प्रयास करेंगे, कभी न कभी बाहरी लोगों से, कभी न कभी विदेशियों से संबंध स्थापित करेंगे। ये तो डर बना हुआ था कंपनी के पास। इसी कारण से जो 1813 में ब्रिटिश संसद से एक बिल पारित होता है, जिस बिल को हम लोग कहते हैं कि विलय और विस्तार की नीति। अब विलय और विस्तार की नीति का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो वहाँ पर अधिकारी थे, जो कंपनी में हेड थे, उनका मानना था कि अब कंपनी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 1780 के दशक के बाद, जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई और उनको एक बड़ा बाजार की आवश्यकता थी और बाजार भारत में मिल रही थी, तो उन्होंने विलय और विस्तार की नीति लाई और कहा कि जितने भी भारत के राज्य हैं, जितने भी भारत के छोटे छोटे राज्य हैं, इन सभी राज्यों को अब मिला लेना है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना है। जो कंपनी का साम्राज्य था, कंपनी के साम्राज्य में मिला लेना है। इस नीति को लागू करके जिस नीति को कहते हैं 1813 की विलय और विस्तार की नीति। इस नीति को सबसे प्रभावी रूप से लागू करने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी की नीतियां। एक व्यक्ति हुआ जो गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था डलहौजी, और डलहौजी की नीतियां क्या रही, कब तक रहा, 1848 से 1856। 1848 में भारत का जो गवर्नर जनरल बना डलहौजी, और 1856 तक रहा। इसने सबसे पहले अपना मत यही रखा कि जो बिल पारित हुआ 1813 में, जो बिल पारित हुआ था, उस बिल के तहत हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को
भारत में जितने भी सहायक संधि के तहत जितने भी राज्यों को सहायक संधि के तहत अपने अंदर मिला कर रखा गया, उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार में लेना है। उन लोगों वहाँ पे कोई राजा का शासन नहीं होगा, अब वहाँ पे शासन किसका होगा, सिर्फ मेरा होगा। और इसी का परिणाम था कि पंजाब राज्य को 1848-49 के युद्ध में हरा के पंजाब राज्य को उस राज्य को अपने अधिकार में लिया गया था, जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, इस डलहौजी आता है, डलहौजी की नीतियाँ को हड़प नीति के नाम से जाना था। इन्होंने जो नीति लागू की, बहुत सारा नीति था, कुशासन के आरोप में बहुत सारे राज्यों को मिला, हड़प नीति थी। इस सब नीतियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डलहौजी आता है जो 1813 की नीति को आगे बढ़ाता है। उस नीति के तहत इसने कैसे कैसे किन किन नीतियों के तहत हड़प नीति, कुशासन के आरोप में बहुत सारी नीति लागू की, इन नीतियों के तहत किन किन राज्यों को कब अपने साम्राज्य में मिलाया, इन सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्लास में इतना भी, धन्यवाद।